बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर हयात मलिक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उससे पहले यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, उनके लिए हमने डिफरेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब आज हमारा जो टॉपिक होगा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हवाले से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जब एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और जब दो से ज़्यादा हो तो दो के लिए हमने इसको नाम दे दिया बाई वेरिएट। बाई मीन्स टू, बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे बात करेंगे। तो अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो ट्राई वेरिएट, इसी तरह सो ऑन। मल्टी वेरिएट, तीन से ज़्यादा है तो मल्टी वेरिएट, उनको रैंडम वेरिएबल्स बोल देते हैं। तो फिलहाल हम बाई वेरिएट दो वेरिएबल्स के लिए बात करते हैं, बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। Let x and y be two discrete random variables defined on the same sample space S. X taking the values x1, x2 up to xm. X को वेरिएट करवा रहे हैं हम 1 से लेके m तक, and y taking the values y1, y2 up to yn. Y को वेरिएट करवा रहे हैं 1 से लेके m तक. तो then the probability that x takes on the values xi and at the same time y takes on the values yj denoted by f of xi comma yj. जब यूनिवेरिएट का केस हमने पढ़ा था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो या चाहे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो, तो हमने एफ ऑफ एक्स आई लिया था, सिंगल वेरिएबल था और उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी पी यूज़ किया था। अब क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं तो एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे आ गया, फिर इधर हमने लिख दिया पी आई जे is defined to be the joint probability function of x and y. Thus the joint probability function, also called the bivariate probability function f of xy, is a function whose value at the end point xi comma yj is given by f of xi comma yj equals to probability of x equals to xi and y equals to yj, where I varies from 1 to m and j varies from 1 to n. सेम वही वेरिएशन, क्योंकि हमने जो x के साथ हम i यूज़ कर रहे हैं और i की वेरिएशन हम ऊपर बोल चुके हैं, वो हमारे पास क्या है, ये देखें 1 से लेके m तक। और इसी तरह y के साथ हम j यूज़ कर रहे हैं और j की वेरिएशन हमने हमारे पास 1 से n तक, तो ये सेम वही वेरिएशन हम यूज़ करेंगे। और दोबारा मैं यूनिवेरिएट की यहाँ बात कर लूँगा, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होता जिस तरह हम पढ़ चुके पहले लेक्चर में, तो एफ ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई था। अब क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं एक्स आई और वाई जे, तो फिर यहाँ पे मतलब दो ही चीज़ें आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई इक्वल्स टू वाई जे। The joint or bivariate probability distribution consisting of all pairs of values xi, yj and their associated probabilities f of xi, yj, that is the set of triples। तो हमारे पास तीन चीज़ें बन जाएंगी, xi, yj और उनकी associated probability। अगर x1 और y1 होगा तो f of x1 y1 आ जाएगा, इसका i को 2 लेंगे और y को 3 लेंगे तो x2 y3 होगा तो f of x2 y3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा टेबल हम बना सकते हैं, कैन either be shown in a two-way table or be expressed by means of formula for f of x y। तो हमारे पास इसका हम फार्मूला भी देखेंगे और एक टेबल भी देखेंगे। तो पहले हम इसके टेबल को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। The probabilities f of x y can be obtained by substituting appropriate values of x and y in the table or formula। तो प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे हमने देखना है, हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से असाइन की जाती हैं वो हम अभी देखेंगे। सिंगल वेरिएबल में तो हम पढ़ चुके हैं, अब डबल वेरिएबल में इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास टेबल है इसका, दिस इज रेलिवेंट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं एक्स स्लैश वाई। तो रोज़ में हमने जो कॉलम में हमारे पास एंट्रीज किए हैं ये y1 y2 y j अप टू सो ऑन yn, और रोज़ में हमारे पास एंट्रीज कौन सी हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xi, ये सारे हमारे पास xm ये रोज़ हैं। और ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू yj, और ये हमारे पास ये फाइनल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi। क्योंकि ये हमारे पास जो पहले ही एंट्री x1 y1, तो ये बन गया f ऑफ x1 y1। ये एंट्री है x1 y2, ये बन गया f ऑफ x1 y2 सो ऑन। ये एंट्री हमारे पास x1 yn, तो ये बन गया f ऑफ x1 y1। तो इन सबको एड अप करेंगे तो हमारे पास ये आएगा g ऑफ x1। ये हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि हमारे पास g ऑफ x1, g ऑफ x2 सो ऑन, g ऑफ xi, g ऑफ xm, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसी तरह सिमिलरली ये कॉलम वाइज देखें, एच एफ वाई वन, एच एफ वाई टू, एच एफ वाई जे, एच एफ वाई, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई जे है। ये हमारे पास ये भी क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये एक सारी रो और ये सारा कॉलम, लास्ट कॉलम और लास्ट रो, ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इनका सम हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हमें कहा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें,
तो हमें ये टेबल बनाना होगा। इसका फार्मूला भी हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फार्मूला भी देखा था। तो हमारे पास एक हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करनी है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या है। फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये हमने फाइंड करने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी हम दो वेरिएबल्स में यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एक क्वेश्चन हमारे पास जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हमें बार बार पूछा जाएगा कि दो ये जो सेट हैं इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। दोनों रैंडम वेरिएबल्स चाहे वो डिस्क्रीट हों कॉन्टिन्यूअस हों, इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में क्या था, क्योंकि इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ओवरव्यू देना चाह रहा था इन सारी बातों का। तो इंडिपेंडेंट में हमने चेक करना है कि दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन उठा लेनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर वो बराबर आ जाए देयर प्रोबेबिलिटी फंक्शन के, मींस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एच एफ वाई, अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एन अर्न कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एंड हमें कहा गया है 2 balls are selected at random from it. If x is the number of black balls and y is the number of red balls selected, मतलब x हमें कह दिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दो रैंडम वेरिएबल्स लेने थे, तो x हमें कहा गया कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स चूज करें और y कहा गया नंबर ऑफ रेड बॉल्स सेलेक्ट करें। तो देन फाइंड फर्स्ट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। जो हमारे पास टेबल है, टेबल में हमारे पास टेबल को पूरा फिल करना है, हमें मींस एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, और फिर हम उसका जॉइंट टेबल भी देख लेंगे। तो पहले पार्ट में पूछा गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में कहा गया कि आप इन दोनों को ऐड करें, दोनों रैंडम वेरिएबल्स को, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो कि लेस देन इक्वल टू 1 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने को कहा गया, जी ऑफ एक्स एंड एच एफ वाई। वो जो हमारे पास टेबल में, मैं दोबारा टेबल की तरफ जाता हूँ, ये टेबल में जो हमारे पास ये लास्ट कॉलम है और जो लास्ट रो है, ये हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें फाइंड करने को कहा गया, जी ऑफ एक्स एंड एच एफ वाई। फोर्थ पार्ट में द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वाई। अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स गिवन दैट वन में एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वन। ये हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में कहा गया एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो गिवन दैट वाई इक्वल्स टू वन। ये वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मींस एफ ऑफ जीरो गिवन दैट वन फाइंड करना है। यहाँ हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स की सारी वैल्यूज, और यहाँ सिर्फ कहा गया एफ ऑफ जीरो गिवन दैट वन फाइंड करना। और लास्ट जो भी मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा था कि हमें वो भी फाइंड करना है कि क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो ये 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो बारी बारी इन पार्ट्स को हम देखते हैं। तो पहले पार्ट में मैं ज़ाहिर है सबसे पहले तो फाइंड करना है कि जो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे। द सैम्पल स्पेस एस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 8C2 इक्वल्स टू 28 सैम्पल पॉइंट्स। तो टोटल वॉल्स हमारे पास 8 थी, इनको हम ऐड कर लें, 3 + 2 + 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 टोटल बॉल्स थी, और 2 सेलेक्ट करने को कहा गया। तो हमारे पास ये फिर वो NCR वाला फार्मूला, जो N कम्बिनेशन R वाला, N चूज R वाला, वो फार्मूला बनेगा। तो ये हमारे पास ये 8C2 8 चूज 2 ये फार्मूला है। तो ये स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि 8 NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको अगर आप उसी फार्मूले से ओपन करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, सिंपलीफाई करने के बाद ये आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 28। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 28 सैंपल पॉइंट्स हैं। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर। अब हमें कहा गया है दो बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दो बॉल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक्स है हमारे पास ब्लैक बॉल्स, और वाई है हमारे पास रेड बॉल्स। तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी हो सकती हैं, या तो कोई ब्लैक बॉल, हम 8 में से कोई भी ब्लैक बॉल चूज ना हो, हमने बैग में से जो निकालनी है, तो हमारे पास हो सकता है कि कोई ब्लैक बॉल ना आए, हमारे पास एक ब्लैक बॉल आए, या दो आए, मैक्सिमम दो आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल हमने बॉल ड्रा कितनी कर सकते हैं, एंड 2 balls आर सिलेक्टेड। अगर 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसी तरह एंड दोस्त फॉर वाई, वाई की हमारे पास वेरिएशन क्या बनेगी, वाई हमारे पास कौन सी बॉल्स हैं, रेड है, तो रेड हैं भी टोटल 2, तो हमारे पास या तो कोई रेड बॉल चूज नहीं हो सकती, या एक रेड बॉल चूज हो सकती है, या तो कोई नहीं होगी 0, या एक रेड बॉल चूज होगी, या 2 रेड बॉल्स चूज हों। तो दोनों के हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं, एक्स के भी 0 1 2 और वाई के भी 0 1 2। तो हमने
हमें ये केस पता चल गए दोनों रैंडम वेरिएबल के कि क्या क्या हमारे पास वैल्यूज हो सकती हैं। जिस तरह सिंगल वेरिएबल में हमने देखा था कि सिर्फ अगर क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल ही एक होता था तो हम एक ही की वैल्यूज देखते थे कि कौन से पॉसिबल केसेस हैं। क्योंकि अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो ऑर्डर पेयर में हमारे पास डाटा आएगा, तो वैल्यूज दैट एक्स वाई कैन टेक ऑन आर, ये दोनों 0 0 हो सकते हैं। मीन्स एक्स भी 0 आए, वाई भी 0 आए, मीन्स हमारे पास ना तो कोई ब्लैक बॉल आए ना ही कोई रेड बॉल आए। तो फिर हमारे पास बाकी दो बॉल्स कौन सी होंगी, वो दोनों ग्रीन में से हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल दो तो सिलेक्ट करनी ही करनी है। तो ब्लैक और रेड अगर नहीं है तो फिर ग्रीन में से दो आ जाएंगे हमारे पास। तो इसका मतलब 0 0 का मतलब क्या है कि ना तो हमारे पास कोई ब्लैक बॉल है और ना ही हमारे पास रेड बॉल है, तो दोनों बॉल्स इस केस में हमारे पास ग्रीन होंगी। दूसरा केस हमने बनाया कि ब्लैक बॉल 0 कोई भी नहीं है और रेड बॉल एक है। तो फिर हमारे पास जब हमने दो बॉल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक और बॉल कौन सी होगी, वो ग्रीन होगी, एक रेड और एक ग्रीन। नेक्स्ट 0, 2, 0 मीन्स ब्लैक कोई बॉल नहीं है और दो बॉल्स हमारे पास रेड हैं, तो हमारे पास दो की दो बॉल सेलेक्ट होगी, दो रेड हैं। फिर नेक्स्ट केस हमने देखा यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन था कि 1, अब हम एक्स को 1 ले लें, एक्स जब 1 है तो वाई 0, x1 मीन्स ब्लैक बॉल 1 है और ये y0 मीन्स रेड बॉल कोई नहीं है। तो फिर एक और बॉल हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, वो ग्रीन बॉल हो जाएगी। तो 1 + 1 हमारे टोटल 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि दो बॉल सेलेक्ट करने को कहा गया है एंड 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड। इसको हमने मद्देनजर रखना है। तो जब एक हमारे पास ब्लैक बॉल थी तो एक फिर हमें यहाँ पे ग्रीन बॉल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस हमारे पास हो सकता है 1, 1, 1, 1 मीन्स एक हम ब्लैक बॉल चूज कर रहे हैं और एक हम रेड बॉल चूज कर रहे हैं, तो 1 + 1 2 पूरे हो गए, तो फिर हमें ग्रीन बॉल चूज करने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट मैंने केस यहाँ पे लिया 2, 0। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि x1 है तो y2 क्यों नहीं लिया, जबकि यहाँ पे हमने 0, 0, 0, 1, 0, 2 लिया था। तो यहाँ x को 1 के साथ 0 लिया, x1 के साथ 1 लिया, अब x को 1 के साथ 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 के साथ अगर 2 लेंगे तो 1 + 2 3 टोटल बॉल्स हो जाएंगी और 3 बॉल्स सेलेक्ट करने को हमें नहीं कहा गया, हमें सिर्फ और सिर्फ दो बॉल सेलेक्ट करनी है, इसलिए 1 + 1 = 2। एंड लास्ट केस मैंने लिया 2, 0। तो 2, 0 मीन्स दो ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे और रेड बॉल कोई भी नहीं सेलेक्ट होगी, ऑब्वियस है, फिर ग्रीन भी कोई बॉल सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमें टोटल दो बॉल्स ही सिलेक्ट करनी थी। और अब यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 2, 1 क्यों नहीं लिया, 2, 2 क्यों नहीं लिया। तो इस वजह से नहीं लिए ये दोनों केस कि 2, 1 मीन्स 3 बॉल्स और 2, 2 मीन्स 4 बॉल्स और 3 और 4 बॉल्स हमें सेलेक्ट करने को नहीं कहा गया। तो वी डोंट हैव टू consider these cases, we have to neglect these cases. So now first of all uh, find the probability function of first case, which is 0, 0. So f of 0, 0 equals to probability of x equals to 0 and y equals to 0, where the event x equals to 0 and y equals to 0 represents that neither black nor red ball is selected. मतलब जाहिर है x अगर 0 है मीन्स हमें कोई ब्लैक बॉल भी नहीं मिल रही, y 0 है मीन्स कोई रेड बॉल भी नहीं मिल रही। फिर इसका मतलब क्या है कि दो की दो बॉल्स कौन सी होंगी, वो ग्रीन बॉल्स होंगी। जैसे पहले भी मैं ऊपर भी कहा हूँ, ये वही बता यहाँ पे भी दोबारा बताया जा रहा है कि जब x equals to 0 है और y equals to 0 है, x equals to 0 means there is no black ball and y equals to 0 means there is no red ball, so we have to select two green balls. This event therefore contains, अब हमारे पास तीन ब्लैक बॉल्स थी तो तीन में से हमें कोई भी ब्लैक नहीं मिल रही, 0। फिर टू हमारे पास रेड बॉल्स थी, 2 में से हमें कोई नहीं मिल रही, 2 में से 0। और टोटल 3 ग्रीन थी तो 3 में से 2 हमें ग्रीन बॉल्स मिल रही हैं, तो ये 3C2। तो 3C0 3 मल्टीप्लाई बाय 2C0 मल्टीप्लाई बाय 3C2 इक्वल्स टू हमारे पास फाइनल आंसर के 3 सैम्पल पॉइंट्स। जो पहला इवेंट है 0, 0 के लिए हमारे पास ये बनेगा केस कि 3 में से 0 ब्लैक बॉल चूज की, 2 रेड थी, 2 में से 0 रेड बॉल चूज की और 3 हमारे पास ग्रीन थी, 3 में से 2 हमने बॉल चूज की। तो टोटल हमारे पास कहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, दिस इज 3। फार्मूला फिर वही कॉम्बिनेशन का होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसी तरह 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। और ये भी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी एनसीआर का फार्मूला दिया हुआ है, बटन है आपके पास कि आप एनसीआर डायरेक्ट वहाँ पे प्रेस करें तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। तो इसके इसमें 3 आंसर आ रहा है। तो एंड एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू probability of x equals to 0 and y equals to 0 equals to क्या बन गया, 3 divided by total number of outcomes। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास कितने थे, 28 थे, हमने शुरू में देखा, ये लास्ट ये देखें, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास कितने आ रहे थे, 8C2 इक्वल्स 28। तो हम जाहिर है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास ये जो इस इवेंट के लिए क्या आंसर आ रहा है, टोटल नंबर 3 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर वो 28।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 3/28। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ 0,1 प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ इसके लिए 0 और 1 इस केस के लिए कि हमारे पास 0 ब्लैक बॉल 0 है और एक रेड बॉल है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ब्लैक, मतलब 0 मीन्स कोई भी ब्लैक बॉल नहीं चूज कर रहे, y इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 रेड है, और जाहिर है कि हमें टोटल 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो एक बॉल हमें और फिर अब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो एक कौन सी होगी, वो ग्रीन होगी, 1 इज रेड एंड 1 इज ग्रीन। तो फिर हमारे पास ये जो फार्मूला हम वही सेम यूज कर रहे हैं कि 3 ब्लैक थी, ब्लैक कोई भी नहीं है तो 3 में से 0 ब्लैक चूज करेंगे, 2 रेड थी, रेड हमारे पास एक है तो 2 में से 1 हम रेड चूज करेंगे। इसी तरह 1 ग्रीन है, टोटल ग्रीन 3 थी तो 3 में से 1 ग्रीन चूज करेंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसका आंसर 6 होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल 6/28, तो f ऑफ 0,1 क्या आ गया 6/28। Similarly, f of 1,1 equals to probability of x equals to 1 and y equals to 1 means अब इसका मतलब क्या है कि एक ब्लैक है और एक रेड है, तो फिर ग्रीन क्या होगी, हमारे पास कोई भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पूरी होगी, 1 + 1 equals to 2। तो 3 में से एक ब्लैक बॉल चूज करेंगे, 2 में से एक रेड बॉल चूज करेंगे और 3 में से कोई भी नहीं, 3 में से 0 हम ग्रीन बॉल चूज करेंगे, तो ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज इक्वल टू 6/28। So similar calculations give the probabilities of other values and the joint probability function of x and y is given as, ये हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो हमारे पास है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0, ये सारे अच्छे के पॉसिबल जो ऑप्शन हमारे पास थे मैंने यहाँ लिखे, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन 3 तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दी है, बाकी 3 बिल्कुल सिमिलर इन्हीं पैटर्न पे आपने इसी तरह फाइंड कर लें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज 0 और 2 की फाइंड करना चाहें तो 0 2 का हमारे पास क्या होगा कि ये बैक बॉल 0 थी मीन्स 3C0, रेड बॉल 2 थी तो 2 में से 2 2C2 और आगे फिर ग्रीन 0 है 3 में से 0, तो ये आप इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, तो 1/20। Similarly you can find the other two। अब इसी को हम ये हमने जो पहला पार्ट था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम जिस तरह टेबल हमने जो देखा था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसको हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिख लेते हैं। ये हमारे पास टेबल है, दीज प्रोबेबिलिटीज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अनदर फॉर्म एज फॉलोज, कि x गिवन 5 जो हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उस टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं कि हमारे पास y की वैल्यूज क्या हैं 0 1 2, x की वैल्यूज भी क्या हैं 0 1 2, ये हमारे पास क्या होता है HFY सारा सम, और ये हमारे पास क्या होता है GFX मींस ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। ये कैसे आते हैं, इन रोज को ऐड करके, 3 + 6 + 1 10/28, 9 + 3 12/20, 9 प्लस यहाँ पे 6 है, 9 + 6 ये आ गया हमारे पास 15/28, इसी तरह 3/28, यहाँ पे ये आप करेक्ट कर लीजिए 3/28 नहीं है, यहाँ पे क्या है 6/28, ये मिस्टेक होगी है, इधर आपने टाइपिंग एरर है, इसको 3 को किससे रिप्लेस कर लेना 6 से रिप्लेस कर लेना, तो 9 + 6 आ जाएगा 15/28। इसी तरह यहाँ पे अब 3/28 + 0 + 0 is 3/28। अब इसी तरह इनको इस कॉलम को ऐड करना है तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तो 10 + 15 25 + 3 28/28 इक्वल्स टू 1। इसी तरह ये आप ऐड करें 3 + 9 12 12 + 3 15/8, और ये 6 प्लस यहाँ 6 क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये 6 है, 6 + 6 12/28 और 1/28 + 0 + 0 गिव्स 1/28। अब इसी तरह इस रो को ऐड करेंगे तो ये भी आंसर 1 आना चाहिए, 15 + 12 27 + 1 28/28 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये इस टेबल से डायरेक्ट हमारे पास क्या मिल जाती है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आई थिंक थर्ड पार्ट है जिसमें हमें वो भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट वो डाटा ले लेंगे। तो इसको हमने इसी क्वेश्चन को जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की फॉर्म में भी लिख लिया कि हमारे पास f of 0 0 का आंसर 3/28, f of 0, 1 का आंसर 6/28, f of 0, 2 का आंसर 1/28, f of 1, 0 का आंसर 9/28, f of 1, 1 का आंसर यहाँ पे 6 है 6/28, f of 1, 2 0, f of 2, 0 3/28, f of 2, 1 0, f of 2, 2 0। तो ये हमारे पास इनको ऐड हम करना है, इस कॉलम वाइज भी ऐड करना होता है और रो वाइज भी ऐड करना होता है, और फिर लास्ट कॉलम और लास्ट रो को ऐड करें तो आंसर 1 आना चाहिए, तब आपको गारंटी हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन आपने ठीक किया। अब सेकंड पार्ट हमें कहा गया था कि फाइंड, सेकंड पार्ट में था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट है वी सी डेट x + y लेस देन इक्वल टू 1 फॉर द सेल्स, जो हमने ये केस बनाए थे लेस देन 1 से या 1 से, इनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए 1 या 1 से छोटा, मींस दोनों 0 हो जाएं के वाले, या एक 0 हो एक 1 हो, या एक 1 और एक 0, तो हमारे पास इनमें सम क्या आएगा 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 + 0 1 से छोटा।
ये 3 पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन आएंगे। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की हुई हैं, इसको हम ऐड कर लेंगे टेबल से देके। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल्स टू, ये तीनों केसेस एफ ऑफ 0 0 प्लस एफ ऑफ 0 1 प्लस एफ ऑफ 1 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज हम इस टेबल से देखेंगे। 0 0 की वैल्यू थी 3/28, ये लिख दी। 0 1 की वैल्यू थी हमारे पास 6/28, ये लिख दी। 1 0 की वैल्यू थी हमारे पास 1 0, ये 9/28, ये लिख दी। इनको ऐड किया तो 3 + 6 9 + 9 18/28 विच इज इक्वल टू 9/14। तो ये हमारे पास था कि हमने जो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और के साथ ऐड के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने उसको यूज़ करते हुए हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट था द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर, हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करने को कहा गया। तो उससे तो हमें ज़ाहिर है दोनों केसेस, ये g(x) ये हमारे पास है और ये h(y), इसको मैंने दोबारा से यहाँ इस टेबल अलग से टेबल की फॉर्म में भी लिख दी है कि x इक्वल जब 0 है तो 10/28, 1 है तो 15/28, 2 है तो 3/28। इसी तरह y जब 0 है तो h(y) 15/28, h(1) 12/28, h(2) 1/28। तो सेम उस हमने इस टेबल से उठाए हैं ये वैल्यूज, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे। फोर्थ पार्ट था, हमें कहा गया कि f of x given y कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। By definition, the conditional probability f of x given y given that 1 is f of x given that 1 equals to probability of x equals to 1 x given that y equals to 1, which is equal to probability of x equals to x and y equals to 1 divided by probability of ये b which is probability of y equals to 1, which is equal to, ये हमारे पास क्या होगा, f of x, 1 divided by h of 1। एच एफ वन क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉइंट 1। ये हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो हमारे पास ये यहाँ पे, यहाँ एच एफ वन हमारे पास 12/28, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो नाउ एच एफ वन कैलकुलेट भी कर लेते हैं, वैसे तो यहाँ से भी लिखा जा सकता है लेकिन दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। एच एफ वन इक्वल्स टू, हमने कहा है कि 1 के अगेंस्ट हमारे पास जो रो होगी, कॉलम होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे, विच इज समीशन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स 1 मीन्स 1 वाई वाली वैल्यू जो फिक्स रहेगी और एक्स की वेरिएशन हम करेंगे, तो विच इज एफ ऑफ 0, 1 प्लस एफ ऑफ 1, 1 प्लस एफ ऑफ 2, 1। तो 0, 1 6/28 है, 1, 1 6/28 है और 2, 1 0 है। तो 6 + 6 12/28, और डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 के हमारे पास 12/28, तो विच इज इक्वल टू 3/7। Therefore f of x given that 1 equals to f of x, 1 divided by h of 1 which is equal to h of 1 क्योंकि था 3/7, तो ऊपर जाके जब हमारे पास क्या बन जाएगा 7/3 टाइम्स f of x, 1। तो x की वेरिएशन हमें दी हुई है 0 1 2, ये यहाँ पे 0 1 2। तो अब जब ये बारी बारी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पहले f of 0 का गिवन दैट 1, जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 7/3 टाइम्स f of 0, 1 which is equal to 7/3 टाइम्स, क्योंकि f of 0 0, 1 6/28 है, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 1/2। Similarly, f of 1 given that 1 equals to 7/3 times f of 1, 1 which is equal to 7/3 times 6/28। Again f of 1 की वैल्यू भी हमारे पास 6/28 है, which is equal to 1/2। f of 2 given that 1 equals to 7/3 times f of 2, 1। f of 2, 1 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 जब जिससे भी मल्टीप्लाई हो आंसर हो जाता है 0। तो ये हमारे पास ये आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी, इसको भी अब टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। Hence the conditional probability of x given that y equals to 1 is, x अगर 0 है तो f of x given that 1 हमारे पास 1/2 आंसर है। जब x 1 है तो हमारे पास f of 1 given that 1 का आंसर 1/2 है, f of 2 given that 1 का आंसर 0 है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आ गई। फिफ्थ पार्ट सेम वही था कि हमें फाइंड करने को कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 given that y equals to 1। तो ये बराबर है f 0 गिवन डेट 1, इस टेबल से हम देख लेते हैं f 0 गिवन डेट 1 हमारे पास क्या है 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट था हमारे पास कि हमें फाइंड करने को कहा गया कि क्या ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि हम कोई भी चूज कर लें, कोई भी दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उठा लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मींस f of x y के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। तमाम वैल्यूज के लिए इसको इक्वल होना का जरूरी है, कोई एक भी केस ऐसा है जिसमें ये इक्वल नहीं है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रोडक्ट और प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होनी चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या बराबर है। वी फाइंड दैट एफ ऑफ 0, 1 इक्वल्स टू, मैंने केस उठा लिया कि x 0 ले लिया और y 1 ले लिया। एफ ऑफ 0, 1 का आंसर था उस टेबल से देखा, हमें मिला 6/28। तो जी ऑफ मतलब एफ ऑफ 0, 1 बराबर आना चाहिए जी ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ 1, क्योंकि x को 0 ले रहे हैं और h को y को 1 ले रहे हैं।
इसको एफ ऑफ 0 1 को बराबर होना चाहिए जी ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एच एफ 1 के। अगर बराबर आएगा तो हम बोलेंगे दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जी ऑफ 0 इक्वल्स टू summation y varies from 0 to 2 f of 0 comma y which is equal to means हम जब इसको 0 से 2 वेरिएट करेंगे तो f of 0 comma 0 plus f of 0 comma 1 plus f of 0 comma 2, तो f of 0 comma 0 3/28 है, f of 0 comma 1 6/28 है, f of 0 comma 2 1/28 है। तुमको ऐड अप करेंगे 3 plus 6 9 plus 1 10/28। Now hf1 equals to summation x varies from 0 to 2 f of x comma 1 which is equal to f of 0 comma 1 plus f of 1 comma 1 plus f of 2 comma 1। f of 0 comma 1 है 6/28, f of 1 comma 1 है 6/28 और f of 2 comma 1 है 0। उस टेबल से हम चेक कर सकते हैं, तो 6 plus 6 gives 12/28। तो अब अगर हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि 6/28 इज नॉट इक्वल टू 10/28 मल्टीप्लाई बाय 12/28। मींस इस जी ऑफ 0 एच वन को मल्टीप्लाई करें तो 10/28 जरा 12/28 का आंसर 6/28 के बराबर नहीं होता। दैट इज f of 0 1 is not equal to g of 0 multiplied by h of 1 and therefore x and y are not independent। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, हमें एक ऐसा केस मिल रहा है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से जब की प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रही, कोई एक भी केस जब सेटिस्फाई ना हो रहा हो तो हम कहते हैं कि दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x and y is given by f of xy equals to xy square divided by 30 for x equals to 1 2 3। यहाँ पे 3 आना है, इसको करेक्ट कर लिए। 3 x की वेरिएशन है 1 से लेके 3 तक एंड y equals to 1 to y सिर्फ 2 तक ही है। तो हमने शो करना है, चेक करना है कि क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अभी पीछे भी हमने सॉल्व किया। इंडिपेंडेंट कब होते हैं कि जब हम एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो एफ ऑफ एक्स वाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको बराबर होना चाहिए देयर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मींस जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ वाई के बराबर होना चाहिए। तो फिर हमें इसके लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी। द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन वाई एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ये यहाँ पे वाई मिसिंग हो गई, यहाँ पे आप इसको वाई लिख लें, एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो समेशन वाई की वेरिएशन हमारे पास क्या है 1 से 2, समेशन वाई वेरीज फ्रॉम 1 to 2 और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 व्हिच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वेरिएशन 1 है तो 1 का स्क्वायर ओवर 30 प्लस एक्स इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 30 व्हिच इज इक्वल टू x over 30 plus 4x over 30। तो 1 plus 4 5x over 30, 5x over 30 means x by 6 for x equals to 1 to 3। x की वैल्यू 1 2 3 हम पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, g of x equals to x by 6। and the marginal probability distribution for y is h of y equals to sum over x f of x comma y where x की वेरिएशन है 1 से 3, sum over x equals to 1 to 3 x y square over 30। x जब 1 है तो 1y square over 30 plus 2y square over 30 plus 3y square over 30। तो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6 y square over 30 means y square over 5 for y equals to 1 2। यहाँ पे y लिख लें for y equals to 1 comma 2। Clearly, x y square over 30 equals to x over 6 multiply y square over 5 for x equals to 1 to 3 and y equals to 1 2 means f of x y equals to g of x multiply by h of y आ रहा है कि हमारे पास दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, hence x and y are independent। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो हमने सॉल्व करना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रोडक्ट ले लेनी है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज की, उनकी प्रोडक्ट इक्वल अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, तो फिर हम बोलते हैं कि दो रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। तो अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्वेश्चंस आपसे मैं डिमांड करूँगा कि आप क्वेश्चन करें और फिर मुझे इसका करके सॉल्व करके मुझे सेंड करें ताकि पता चल सके कि आप भी कितने कुछ इन चीज़ों से फेमिलियर हो रहे हैं, ताकि साथ साथ आप भी काम करते रहेंगे तो आसानी होगी, मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप कितना एक लर्न कर रहे हैं, कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना कुछ आपको आइडिया हो रहा है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है सपोज दैट द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई। तो x की वेरिएशन है 1 से 3, y की वेरिएशन है 1 से 3। तो वैल्यूज हमें दी हुई हैं 1,1 gives 1/12, 1,2 gives 1/6, 1,3 gives 0, 2,1 gives 0, 2,2 gives 1/9, 2,3 gives 1/5, 3,1 gives 1/18, 3,2 gives 1/4,
3, gives 2/15। तो आपको ये टेबल दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ मैंने चेंज क्या किया है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो था यहाँ पे x गिवन डेट y, x/y, यहाँ मैंने कर दिया y/x, मीन्स ये y की एंट्रीज हैं और ये x की एंट्रीज हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज बस किया है, बाकी क्वेश्चन सेम उसी लाइंस पे है, सिर्फ y मैंने कॉलम को ये y कह दिए हैं और ये x कह दिए, जबकि लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है उसमें ये y था और ये x था। तो कंप्यूट आपको क्या करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन g(x), h(y) और f of x given that y means कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x given that y के लिए भी और फिर y given that x के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने खुद दे दिए, ये आपको फाइंड करने को नहीं कहा गया ताकि इस पर काफ़ी टाइम लग सकता था, तो मैंने कहा चलें आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर दें, टेबल मैंने ऑलरेडी बना के दे दिए, आपको सिर्फ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है, और फिर आपको ये बताना है कि डिसाइड वेदर x एंड y आर इंडिपेंडेंट, कि x और y इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट का फिर वही फार्मूला अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जॉइंट फंक्शन जो आपके पास f of x y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, g of x मल्टीप्लाई बाय h of y, अगर तो बराबर है तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट, अगर बराबर नहीं है तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट नहीं। एक क्वेश्चन और है इसी तरह इंडिपेंडेंट के हवाले से कि let x and y have the joint probability functions given by f of x y equals to x y divided by 66। x की वेरिएशन है 2, 4, 5 और y की वेरिएशन है 1, 2, 3। तो इसमें 3 मैंने खुद नहीं लिखा, आपने सिर्फ इन तीन वैल्यूज के लिए चेक करना है, x 2, 4, 5, y 1, 2, 3। और सेकंड पार्ट है इसका f of x y equals to x y square over 30, x equals to 1, 2, 3, y equals to 1, 2। तो इन दोनों पार्ट्स में आपने क्या सबसे पहले फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ x एंड y मींस g of x और h of y कैलकुलेट करने हैं, और इसमें हमें कंडीशनल का नहीं कहा गया, और साथ एंड फाइंड आउट इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। एक तो इनको इंडिपेंडेंट चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, और दूसरा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस फाइंड करना है। तो ये आप क्वेश्चंस उम्मीद है कर लेंगे और मुझे फिर टाइमली फीडबैक भी देंगे, फिर आप ताकि पता चल सके काम आप कितना एक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।